हम माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, इससे पहले पढ़ा चुके हैं। आज लेकर है माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत क्लास। ठीक है, स्टार्ट आज से करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर सांप की तरह जो घुमावदार आकृति बनी रहती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। आपको लिए हम लेकर आए माइक्रोकॉन्ड्रिया के विशेष जानकारी। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। यह बोलने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जब हम श्वास लेते थे फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से ब्लड से माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाता है। ऑक्सीजन श्वसन किस में होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है तो उसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल के अनुसार 38 एटीपी का निर्माण होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ऑल्टमैन ने। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के द्वारा 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा, जिससे हम अपना प्रतिदिन का पढ़ाई पढ़ सकें। एक ग्लूकोज से हमको ऊर्जा कितनी मिलती है? 4.2 कैलोरीन। ठीक है, हमें दिन भर काम करने के लिए कम से कम 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। 2500 कैलोरी ऊर्जा से हम आज का पूरा होमवर्क कर सकते हैं, जितना भी पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। इतना ऊर्जा हमको ज़रूरत है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। हालांकि हमारे पूरा शरीर के लिए ऊर्जा माइक्रोकॉन्ड्रिया ही देता है और उसी के अंदर बनता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी ने खोज किया था। आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो आप समझ के बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किए थे। पावर हाउस ऑफ बॉडी क्या होगा? आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनता है ना, उसको पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। हमारे शरीर के जो भी कोशिका मर जाए उसको हम नेक्रोसिन कहते हैं। मरी हुई कोशिका को नेक्रोसिन कहा जाता है। हमारे शरीर में हर कोशिका तक ऊर्जा का परिवहन करने में गोल्जी बॉडी काम करता है, क्रिया करता है, वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी। कोशिका को पचकने से रोकने वाले चीज को हम एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम कहते हैं। कोशिका के अंदर कंकाल का काम एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम कार्य करता है। हमारे शरीर में कंकाल के रूप में हड्डी है, उसी के अंदर भी कोशिका को पचकने से रोकने के लिए एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है, जो कोशिका को पचकने से रोकता है। अंतःपर्दवी जालिका ही कोशिका के अंदर कंकाल के रूप में कार्य करता है। अंग्रेजी में तो उच्चारण करना कठिन है, लेकिन हिंदी में इसको अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं, जो कोशिका को पचकने से रोकती है। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम का यानी कि अंतःपर्दवी जालिका एक साइड का हिस्सा स्मूथ होता है, एक साइड का हिस्सा रहता है खुदरा, और एक तरफ का चिकना। स्मूथ एंडोप्लाज्मा यानी कि अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के पास क्या होता है बताते हैं। वसा एवं फैट, अंग्रेजी में फैट कहते हैं, हिंदी में वसा कहते हैं। तो मतलब क्या होता है? घी, तेल, जितना भी चिकना चीज होता है ना, उसके अंदर वसा पाया जाता है। खुदरी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर जो लगा होता है दाना, उसको राइबोसोम कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में तो याद ही नहीं होता। अंग्रेजी में इसके लिए रफ वर्ड देख लीजिएगा, यानी कि रफ में लिखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, उसके ऊपर राइबोसोम लगा रहता है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका वसा
पाया जाता है, उसमें चिपचिपा पदार्थ जो तेल की तरह चिकना होता है। और इसमें खुदरी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर जो राइबोसोम होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अंतःपर्दवी जालिका राइबोसोम के कारण खुदरी दिखती है और खुदरी लगती है। ER इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में अंतःपर्दवी जालिका को अंग्रेजी में कहा जाता है। ये एगो स्मूथ होता है, एगो रफ होता है। रफ वाला के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है और स्मूथ वाला के ऊपर वसा होता है जो चिकना होता है, वो चिकनी होती है। और खुदरी वाली में राइबोसोम होती है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। हम आपको सब क्लास समझा के पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी में वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप अंग्रेजी मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे तो कुछ समझ सकेंगे। और हिंदी मीडियम के लिए खास तौर पर क्लास डिजाइन किया जाता है हमारे पास। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, वो ज़्यादा प्रोटीन बनाने वाला भी होता है और एक कम प्रोटीन बनाने वाला भी होता है। जो राइबोसोम कम प्रोटीन बनाएगा ना उसको हम 70S कह सकते हैं, और जो प्रोटीन ज़्यादा बनाएगा उसको 80S कह सकते हैं। कम वाला को 70S और ज़्यादा वाला को 80S, यानी कि 70S और 80S। अंग्रेजी में 80 बोला जाता है और हिंदी में 70 बोला जाता है। 17 नहीं, 17 नहीं, 70 और 80। 70S और 80S। 70S किसको चाहिए? जिसको कम ऊर्जा की ज़रूरत है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया, जो जीव ना दिखाई दे। हम लोगों को बड़ा जीव है तो हम लोगों को क्या चाहिए? 80S ज़्यादा चाहिए ना, हम लोग ज़्यादा यूज करने वाले आदमी है। हम आपसे पूछते हैं कि 70S या 80S पेड़ पौधा में कौन सा पाया जाएगा, तो आपको बताना है कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 70S वाला या 80S वाला। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। सेंट्रोसोम कोशिका में पाया जाता है, उसका काम होता है कोशिका में विभाजन करना, कोशिका को विभाजन करना सेंट्रोसोम का कार्य है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमको चोट लगा, हमारे यहाँ की कोशिका मर जाती है, तो यहाँ की अगल बगल की कोशिका उस कोशिका को अपने द्वारा जन्म देकर वहाँ पर उसको रिपेयर करने का काम करे, उसको ही कोशिका विभाजन कहते हैं हमारे भाषा के अनुसार। आपको हम बताए थे ना, सबसे तेज कोशिका का विभाजन लीवर में होता है, और तंत्रिक कोशिका है ना उसमें विभाजन होवे नहीं करते हैं। उसीलिए कहते हैं आप लोग बाल बड़ा बड़ा रखिए, लेकिन हेलमेट लगाना जरूरी है। कोशिका विभाजन होता नहीं है ब्रेन में। गर्ल्स सबके लिए हेलमेट की जरूरत है कि नहीं है, इसको कमेंट में आप बताइएगा। आपको कहते हैं ज़्यादा कोशिका विभाजन होना अच्छा है कि खराब है? ज़्यादा कोशिका विभाजन होना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। कैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमको भूख लगा हुआ है 100 ग्राम खाना का, हम 1 किलो खाना खा लेते हैं, तो क्या होगा? हमको पूरा दिन उल्टे, दस्त या कई प्रकार की उपलक्षणों का सामना करना पड़ेगा, होगा कि नहीं? ज़्यादा कोशिका विभाजन के कारण कोशिका के अंदर डैमेज हो सकता है, कोशिका फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा कोशिका विभाजन जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि हमारे दांत की कोशिका होता है, वो बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो हम खाना खा पाएंगे? कैसे खाना खा पाएंगे? पूरा मुंह खुलबे नहीं करेगा, ना बंद होगा, खुले के खुले रह जाएगा, एक दांत बड़ा हो जाए तो। ज़्यादा कोशिका विभाजन नहीं होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए कोशिका विभाजन। हमारा दांत टूटा, हमारे दांत के कोशिका के अंदर इतना विभाजन हुआ कि हमारा दांत बड़ा हो गया, अधिक कोशिका विभाजन हो गया, उसके कारण दांत बड़ा हो गया। जरूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन यानी कि सेंट्रोसोम मान लीजिए कि खराब हो गया, पगला गया, ज़्यादा काम करने लगा धक, तो इसके कारण हमारे पास अलग अलग प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होगा, जैसे ब्लड का ज़्यादा विभाजन होगा तब ब्लड कैंसर हो जाए,
जीभ के अंदर विभाजन होगा तो जीभ बड़ा हो जाएगा, हड्डी के अंदर ज़्यादा विभाजन होने लगेगा तो हड्डी बड़ा हो जाएगा। उसके कारण हर प्रकार के सिस्टम को डैमेज करने का काम करेगा और हमारे शरीर की क्रिया को जो सुचारू रूप से चल रहा है हमारा आज का काम, उस सुचारू रूप से काम को चलने में दिक्कत पहुंचाएगा। इसी को दिक्कत पहुंचाने के कारण उस शरीर का ब्रेन के अंदर तक उस शरीर का रिचार्ज या नेटवर्क ना मिलने के कारण हमारा डेथ भी हो सकता है। ज़्यादा कोशिका विभाजन होना अच्छा नहीं।